नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर आपका स्वागत करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही मूर्ति कला से, और यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और आज की क्लास से सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और फटाफट जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए, लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को, लिंक शेयर करो बच्चों। चलिए फटाफट लाइव हो जाइए बच्चों, जुड़िए। ठीक है, आज हम क्लास हमारी जो होगी वो है मूर्ति कला। ठीक, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मूर्ति कला और मूर्ति कला शैली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और भारत में मूर्ति कला का जन्म कब से होता है, और मूर्ति कला शैली कब हमको दिखाई देती है। ठीक, और विभिन्न शैलियों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि मथुरा कला शैली, गंधार कला शैली या अमरावती कला शैली किस रूप में, किस आधार पर इन तीनों में क्या डिफरेंस था, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें बच्चों कि कल से यानी 15 जून शाम 4 बजे हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जीएस फर्स्ट पेपर एंड ऑप्शनल, दो कोर्स में ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चों से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग फटाफट जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और जुड़ जाइए क्लास से। ये कल से ये क्लास कंटिन्यू हो रही बच्चों 4 बजे से। और यहाँ से जो है कैसे जुड़ना है, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मोबाइल में आप प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर डाउनलोड करने के साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी यूपीएससी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों। और यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जहाँ पर टीचर आपके एकदम सामने होगा। ठीक, आप टीचर को एकदम जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस की तरह। और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज की सर्विस भी है, क्विजेज भी है। ठीक है, लगातार जो भी सेक्शन, जो भी कोर्स आपका कंप्लीट होता जाएगा उससे टेस्ट सीरीज भी आपको कराई जाएगी। और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, हर 3 क्लास के बाद आफ्टर 3 क्लासेस आपका 4th क्लास जो होगा वो डाउट क्लियरिंग सेशन का क्लास होगा, जहां पर आप टीचर से अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। और कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो मोबाइल में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसको फिर आपको इंस्टॉल करना बच्चों। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है जाना है अनअकैडमी प्लस पर, प्लस चैनल को आपको सेव करना है। उसके बाद जो है जैसे ही प्लस को आप सेव करेंगे वहां पर आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आप अपने कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। यूपीएससी सीएससी आपका कोर्स है। फिर उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन जो आपके नीचे यहाँ पे लिंक दिख रहा है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको कोर्सेज ओपन हो जाएंगे कि कितने ड्यूरेशन का कोर्स आप लेना चाहते हैं। 1 साल 2 साल का जो ड्यूरेशन है ये सबसे बेटर माना जाता है आपके कंप्लीट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ 1 ईयर की जो फी है वो 44,000 है बच्चों, और 2 ईयर की 64,000। लेकिन अगर आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपकी फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 10% डिस्काउंट होने के बाद 1 ईयर की जो फी होगी बच्चों वो 39,600 होगी, और 2 ईयर की फीस जो है 57,600 होगी। तो इस तरह आप हमारे SKY लाइव ये हमारा जो रेफरल कोड है, अगर इसका यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ हमसे जुड़ने का आपको एक बेहतर अवसर भी मिलेगा, और हम आप एक दूसरे के साथ मिलकर एक लंबी पारी यहाँ पर खेल सकते हैं बच्चों। तो चलिए, ये इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट आप और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं सबको जोड़ने की कोशिश करिए बच्चों। चलिए, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव। ठीक है, इसको यूज करिए बच्चों। चलिए, आज की क्लास में हम देखेंगे मूर्ति कला। तो मूर्ति कला है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि मूर्ति कला क्या है, तो मूर्ति कला मूलतः जो है आपके धर्म के कर्मकांडी स्वरूप का परिणाम है। यानी जैसे कहा जाता है कि मूर्तिकला का संबंध किससे है, तो सामान्य रूप से कहा जाता है कि मूर्तिकला का संबंध जो है वो धर्म से माना जाता है बच्चों। ठीक, और धर्म के कर्मकांडी पक्ष से संबंध रखता है मूर्तिकला, क्योंकि जो आप पूजा करते हैं, जो आप ईश्वर की आराधना करते हैं, ठीक, तो ईश्वर की आराधना के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि ईश्वर को मानवीकृत कर दिया। मानवीकृत करने का मतलब है कि मानव जैसी संरचना आपने ईश्वर को दे दिया, जबकि आपने ईश्वर को देखा नहीं है। जबकि आपने ईश्वर को देखा नहीं,
आपको नहीं पता कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर किस तरह से है, उसकी क्या संरचना है, लेकिन आपने ईश्वर को मानवीकृत कर दिया। तो ये जो मानवीकरण ईश्वर का किया गया, यही मानवीकरण स्वरूप ही क्या है, मूर्ति है। ठीक, तो मूर्ति कला की उत्पत्ति जो है, ये किसी भी धर्म के कर्मकांडी स्वरूप का वह प्रतिफल है, यानी वह पक्ष है जिसमें मनुष्य ने ईश्वर को मानवीकृत करके उसे एक स्वरूप प्रदान किया, जिसे आप मूर्ति कहते हो या मूर्ति कला कहते हो। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि मूर्ति कला का संबंध भी बच्चों किससे है, आपके धर्म से है और धर्म के कर्मकांडी पक्ष से है। वेरी गुड बच्चों, आप लोग अपनी संख्या को इंक्रीज करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों। आज आपकी संख्या थोड़ा ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों अपनी संख्या बढ़ाते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप संख्या इंक्रीज करते रहो बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात, आज संख्या आपकी देख के कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि मूर्ति कला, अभी हमने समझाया कि मूर्ति कला की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम अब बात करेंगे कि मूर्ति कला का उद्भव कहाँ से दिखता है भारतीय इतिहास में। दो चीजें हम देखेंगे, एक पहला देखेंगे मूर्ति का विकास, पहला देखेंगे बच्चों मूर्ति का विकास, और दूसरा हम देखेंगे मूर्ति कला शैली, मूर्ति कला शैली। तो मूर्ति कला शैली का जो विकास होगा बच्चों, ये आपका होता है कुषाण काल से। ये कब से होगा, कुषाण काल से। ठीक, कुषाण वंश में दिखाई देगा। और यहां पर मूर्ति कला शैली आपको तीन दिखेगी, कौन कौन, गंधार कला शैली, गंधार मूर्ति कला शैली बच्चों, गंधार मूर्ति कला शैली, और दूसरी मथुरा मूर्ति कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली, और तीसरी आपकी जो है अमरावती मूर्ति कला शैली, तीसरी है अमरावती मूर्ति कला शैली। ये तीन मूर्ति कला शैलियां बच्चों आपको दिखेंगी कब, कुषाण वंश में। ठीक है, तो ये कुषाण वंश में तीनों दिखाई देंगी। लेकिन अगर बात मूर्ति के विकास की जाए, तो मूर्ति का जो विकास है बच्चों, ये कहां से शुरू होता है, इसका डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है, तो इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आपके प्रागैतिहासिक काल से। कब से, प्रागैतिहासिक काल से इसका विकास दिखाई देता है। ठीक है, तो कहां से दिखाई देता है और किस समय से दिखाई देता है, उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम यहां पर पहुंचेंगे कुषाण वंश में, तब आपको ये तीन मूर्तिकला शैलियां दिखाई देंगी। ठीक है, तीन मूर्तिकला शैलियां दिखाई देंगी बच्चों। अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए, जो है फटाफट आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, अपने ग्रुप्स में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सब में शेयर करने की कोशिश करिए, और कर सकते हैं आप लोग जो है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि हम आपको इनका डेवलपमेंट बताने की कोशिश करते हैं कि पहली मूर्ति कब बनी, या पहली मूर्ति आपको भारत में कब दिखाई देती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाइए, पीछे जाइए। आप पढ़े थे बच्चों स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज आपने पढ़ा था। स्टोन एज यानी पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया था, अगर आपको याद होगा तो। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल बच्चों, पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। ये तीन भागों में डिवीजन किया गया था पाषाण काल का। ठीक, तो हमने फिर आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल यानी जो पैलियोलिथिक था, इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया था। इसको तीन भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आधा लिख दे रहे हैं। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसको पूरा लिखिए। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि पहली बार कला के प्रारूपों का जन्म जो है हमें उच्च पूरा पाषाण काल में दिखाई देता है, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था कि इसी काल में पहली बार हमें चित्रकला, जो कला का एक प्रारूप है चित्रकला, दिखाई देता है। चित्रकला का डेवलपमेंट इसी काल में पहली बार हुआ। अच्छा, हुआ क्यों? इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि इसी काल में पहली बार
होमोसेपियंस मानव का आगमन होता है। होमोसेपियंस जिसे आप प्रज्ञ मानव कहते हो या जिसे आप ज्ञानी मानव कहते हो, यह ज्ञानी मानव जब पहली बार इस काल में पदार्पण किया भारत में, तो कहा जाता है कि बुद्धि ही नए परिवर्तन या नए विकास को जन्म देती है। जब बौद्धिक मानव का आगमन हुआ तो होमोसेपियंस के आगमन होने से बहुत सारी चीजों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि भाषा के विकास से यहां पर समूह की संकल्पना दिखना शुरू हुई और वह समूह की संकल्पना इस चित्रकला में दिखाई देता है। इस चित्रकला को देखकर एक सामाजिक संरचना के निर्माण का हमें पता चल जाता है, क्योंकि सामाजिक संरचना का जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो समूह के द्वारा होता है और समूह का विकास भाषा के द्वारा होता है, क्योंकि बिना भाषा के आप समूह का निर्माण नहीं कर सकते। तो भाषा के डेवलपमेंट ने समूह को जन्म दिया और समूह के विकास ने समुदाय को, समुदाय से समाज। तो एक सामाजिक संरचना का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हमको दिखाई देता है और उसकी जानकारी हमें इस चित्रकला से होती है। कहा जाता है बहुत सारी चीजों का प्रमाण इस चित्रकला में देखने को मिलता है, जैसे नृत्य, हमने आपको पढ़ाया है नृत्य शैली, तो नृत्य का विकास भी आपको प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। और इस चित्रकला को देखकर बहुत सारे चित्र यहाँ पर इस तरह से पाए गए, जैसे भीमबेटका से, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे बहुत सारे चित्र बच्चों ऐसे पाए गए हैं जिसमें लोग जो है ऐसे घूमर नृत्य यानी गोल गोल यानी समूह में नृत्य करते हुए चित्रांकित किए गए हैं। तो नृत्य भी कला का एक अंग है जो मनोरंजन का साधन माना जाता है। उसका डेवलपमेंट भी उच्च पुरा पाषाण काल में दिखाई देता है और चित्रकला का विकास भी दिखाई देता है। और इसी काल में हमें मूर्ति कला का विकास भी दिखाई देता है। तो मूर्ति कला का जो पहला प्रमाण हमें मिलता है बच्चों, वो इसी काल में दिखाई देता है। तो कैसे, कब और कहां, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं बच्चों, कैसे, कब और कहां पर दिखता है ये मूर्ति कला का डेवलपमेंट, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, फटाफट करते रहिए। बीच में बहुत सारा आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो है भटक गए थे, ठीक है। बाकी अपनी संख्या बढ़ाते रहिए आप लोग। चलिए, तो मूर्ति कला का सबसे पहला प्रमाण जो मिला है वो है लोहदा नाला से मिला बच्चों। लोहदा नाला यहां से जो है पहली हमें अस्थ निर्मित मूर्ति पाई गई है। कौन सी मूर्ति? अस्थ निर्मित, अस्थ माने हड्डी, हड्डी से निर्मित मूर्ति पाई गई है। यहाँ पर पहली मूर्ति हमें पाई गई किसकी? हड्डी की बनी हुई है, ठीक। तो ये लोहदा नाला कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में है। ये इलाहाबाद का पुरास्थल है बच्चों, और यहीं से हमें पहली अस्थ निर्मित मूर्ति पाई गई है जिसे मातृदेवी की मूर्ति माना गया है, जिसे मातृदेवी की मूर्ति माना गया बच्चों। ये मूर्ति किसकी मानी गई है? मातृदेवी की मूर्ति मानी गई है। तो ये पहली मूर्ति है जो ये बताती है कि कला का विकास यानी कला का डेवलपमेंट प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? शुरू हुआ। तो प्रागैतिहासिक काल में पहली बार मूर्ति कला का जो प्रमाण है वो हमें लोहदा नाला से दिखाई देता है, लोहदा नाला से प्राप्त हुआ बच्चों। इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद जो है, इसके बाद अगर आप सिंधु सभ्यता में देखें तो सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला की क्या स्थिति थी? सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा काल आता है? सिंधु सभ्यता आती है। तो सिंधु सभ्यता में जब आप देखेंगे मूर्तिकला, तो सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला 3 धातुओं की पाई गई है। यहाँ पर बच्चों 3 धातुओं की मूर्तिकला पाई जाती है, ठीक है। तो 3 धातुओं की मूर्तिकला में आपको प्रस्तर मूर्तिकला, प्रस्तर मूर्तिकला यानी पत्थर की मूर्तियां पाई गई हैं, यहाँ पर प्रस्तर मूर्तिकला है। फिर आपकी जो है धातु मूर्तिकला, जिसे आप कांस्य मूर्तिकला कहते हैं, इसे आप कांस्य मूर्तिकला कहते हैं। कांसे की बनी हुई मूर्तियां पाई गई हैं, जैसे जो मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की जो मूर्ति पाई गई है जो 4 इंच की है, वह मूर्ति भी किसकी बनी है? कांसे की बनी है। इसके बाद जो है टेराकोटा, टेराकोटा माने मृद मूर्ति, मृद माने बच्चों मिट्टी, तो मिट्टी की जो बनी मूर्तियां हैं उनको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? टेराकोटा, ठीक है। तो टेराकोटा भी पाई गई हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि जो मूर्तियां इंडस वैली में पाई गई हैं वह मूर्तियां 3 धातुओं से बनी हैं, पत्थरों से बनी हैं और आपके जो है धातु से बनी है और मिट्टी से बनी है, ठीक। इन समस्त मूर्तियों में कहा जाता है कि समस्त मूर्तियों में जो 70% मूर्तियां हैं, जो 70% मूर्तियां हैं वो सामान्य रूप से जो है किसकी हैं? जानवरों की, पशु पक्षियों की हैं, ठीक है।
लेकिन जो 30% मूर्तियां हैं जो मानव की हैं, 30% मूर्तियां किसकी हैं? मानव की हैं। इसमें से ज्यादा मूर्तियां किसकी हैं? स्त्रियों की हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा मूर्तियां कैसी हैं? स्त्रियों की हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इंडस वैली समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था, महिला प्रधान समाज था। तो वो मूर्तिकला के आधार पर ही समाज के स्वरूप को बताया गया है। ठीक, अच्छा, जो प्रस्तर मूर्तियां बनी हैं ये तत्क्षण विधि से बनी हैं। कैसे बनी हैं? ये तत्क्षण विधि से बनी है बच्चों। तत्क्षण विधि का मतलब होता है कि जब आप किसी भी पत्थर को जब काट कर छांट कर उसे एक निश्चित स्वरूप आप देते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी को तत्क्षण विधि कहा जाता है। जबकि जो कांस्य मूर्तियां हैं यह मधुच्छिष्ट विधि से बनी हैं। मधुच्छिष्ट विधि का मतलब होता है कि जैसे मोम होती है, मोम को आप गलाकर कोई भी संरचना या कोई भी स्वरूप आप प्रदान कर सकते हैं। ठीक, तो ये मूर्तियां सांचे में बनाई जाती थी, सांचे में बनाई गई हैं, सांचे में बनी है। ठीक, जिससे आप देखेंगे कि बेहद चिकनी है। ठीक, और जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति पाई गई है बच्चों वो सांचे में ही बनी हुई है। ठीक है, उसकी चिकनाहट को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर ये लगता है कि जैसे ये सांचे में बनाई गई हो, हाथ का उपयोग उसमें नहीं किया गया है। ठीक, इसके बाद जो मृण मूर्तियां हैं ये पीचिंग विधि से बनी है। पीचिंग विधि का मतलब होता है कि चुटक विधि, इसको हिंदी में आप कहते हैं चुटक विधि। चुटक माने हाथ से, चुटकियों से। जैसे बचपन में आप जो है पानी को मिट्टी में मिलाकर जो है आप खेलने के लिए जो खिलौना बनाते थे वो भी चुटक विधि का ही प्रमाण है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर हाथ का उपयोग किया जाता है, इसको पिंचिंग विधि कहा जाता है। आप पिंच करते हैं मिट्टी को, ठीक, हाथ से। तो ये 3 तरह की विधियां और 3 तरह की धातुएं हमें इंडस वैली की मूर्तिकला में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आगे डेवलपमेंट इनका हुआ बच्चों। तो आपको पता है कि इनके प्रमाण क्या है। ठीक, अगर प्रमाण के तौर पर देखें तो प्रस्तर मूर्ति का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक जो है योगी की मूर्ति मिली है। ठीक, योगी की मूर्ति मिली है जिसके दाढ़ी का निर्माण किया गया है, तिपहिया चिन्ह बने हुए हैं, योग की मुद्रा में है, वो योग की मुद्रा में है और स्फटिक पत्थर से वो बना हुआ है। स्फटिक पत्थर का उपयोग किया गया है उसके निर्माण में। ठीक, तो प्रस्तर मूर्ति का प्रमाण भी हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। यहीं पर एक और मूर्ति मिली है जिसके धड़ टूटे हुए धड़, यानी एक पुरुष की मूर्ति जिसका धड़ यानी गर्दन टूटा हुआ है, ये दोनों बाहें टूटी हुई हैं, केवल उसका शरीर पूरा है। ठीक, वो कहा जाता है कि वो लाल बलुए पत्थर का बना हुआ है, वो लाल बलुए पत्थर का बना हुआ है, लेकिन क्रीमी आकृति का है। क्रीमी मतलब उस पर जैसे काला पालिश चढ़ाया गया हो, जिससे उसे जब ब्लैक लगता है उस पर चिकनाहट है, एक काला कलर टाइप का उस पर लगता है, उसके लिए क्रीमी पत्थर भी बोला जाता है उसको। उसमें खासियत यह है बच्चों, उसमें जो पेट है, उदर है, वो निकला हुआ उदर दिखाया गया है और नग्न अवस्था में है, वो वस्त्रों का उपयोग नहीं किया है, वो भी पुरुष की मूर्ति मानी गई है। और उसको लेकर बड़ा डाउट है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ऋषभ देव की मूर्ति है। ऋषभ देव माने आदिनाथ, जो जैन धर्म के पहले प्रवर्तक माने गए हैं, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय में नग्न अवस्था में रहने की एक परंपरा हमको दिखाई देती है। तो ऐसा लोगों ने उम्मीद किया है ये शायद जो है उनकी मूर्ति है, लेकिन ये स्पष्ट अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है। तो पत्थर की बनी मूर्तियों के प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जिसमें 2 मूर्तियों को आप रख सकते हैं। एक मूर्ति आपकी जो है वो है एक मूर्ति बच्चों जो आपके किसकी है? योगी की मूर्ति, और दूसरा जो है एक टूटी हुई पुरुष की मूर्ति जिसको ऋषभनाथ की मूर्ति माना गया है। तो इन 2 मूर्तियों का एग्जाम्पल आप यहां पर दे सकते हैं। मधुच्छिष्ट विधि का सबसे बेहतर उदाहरण जो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, मधुच्छिष्ट विधि की सबसे बेहतर उदाहरण कांस्य नर्तकी की मूर्ति है। और ये मूर्ति शायद 3 से 4 इंच कितना चौड़ी है। ये सांचे में बनाई गई है, जो कहां से पाई गई है बच्चों? मोहनजोदड़ो से पाई गई है। ये कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और इस मूर्ति को आप देखेंगे तो यह नृत्य की मुद्रा में है। यह किस मुद्रा में है? नृत्य की मुद्रा में है और नग्न अवस्था में है। नृत्य की मुद्रा में है, नग्न अवस्था में है। इसके बाल जो हैं वो सजावट किए गए हैं। तो बालों को सजाने की विधि इंडस वैली के लोगों को पता थी। कहा जाता है कि 36 प्रकार से बालों को सजाने का ज्ञान इस समय लोगों को था। इसमें आप देखेंगे जो नर्तकी की मूर्ति है ये आभूषण का मैक्सिमम उपयोग किए है। इसके कमर में भी आभूषण है। ठीक,
और इसके गले में भी आभूषण है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इसका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ इसके कमर पर है, ठीक, दाहिना हाथ ऐसे ही ये ला के कमर पर रखी हुई है, और बाएं हाथ में देखेंगे तो पूरी चूड़ियां पहनी हुई है सफेद रंग की, और ये परंपरा आज भी राजस्थान की महिलाओं में दिखाई देती है, ठीक। दाहिने हाथ में जो कमर पे है उसमें 2 कंगन है, ठीक, लेकिन जो बायां हाथ है वो पूरी तरह चूड़ियों से भरा है, ठीक, वो आज भी आपको राजस्थान के सेक्टर में दिखाई दे देता है, ठीक। तो ये चीज हमें यहाँ पर दिखती है, और इसका मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि मूर्ति पाई गई है बच्चों, यह मूर्ति जो है किसका प्रतीक है, ये मूर्ति किसका प्रतीक मानी गई है। तो ये मूर्ति मूल रूप से कहा जाता है कि ये एक नृत्य शिक्षक की प्रतीक है, एक गुरु की प्रतीक है, नृत्य की मुद्रा में है ये, ठीक है। तो यहां पर हमें कास्य नर्तकी की मूर्ति मिलती है, शायद ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक। आगे जो पिंचिंग विधि की बात की जा रही, चुटक विधि में, चुटक विधि से क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी जो मृण मूर्तियां पाई गई हैं उसमें स्त्रियों की मृण मूर्तियां ज़्यादातर हैं, ठीक, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी मिली हैं जो लौकिक उद्देश्य से बनाई गई हैं। लौकिक उद्देश्य का मतलब होता है कि जब आप खिलौने के पॉइंट ऑफ व्यू से मूर्तियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस वैली में आपको ये 3 तरह की मूर्ति निर्माण परंपरा दिखाई देती है, ठीक है। बच्चों बफरिंग की साउंड आपको सुनाई दे रहा है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही बच्चों आप तक? बच्चों इस शिवम जी इसकी टाइमिंग 12 बजे है, ठीक है, 12 PM बच्चों इसकी टाइमिंग है। क्या मेरा साउंड साफ आपको सुनाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है मेरी, ओके ओके ठीक है। चलिए अपनी संख्या मेंटेन किए रहिए आप लोग कम से कम। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमने, देखिए इसको शायद मैं पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को। आज हमें जो मूल रूप से पढ़ाना था वो है आपकी मूर्ति निर्माण शैली, ठीक है। तो मूर्ति कला शैली को हम देखते हैं। देखिए बच्चों कहा जाता है सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल में मूर्ति कला उतने विकसित अवस्था में दिखाई नहीं देती, और इसीलिए कहा जाता है कि मूर्ति कला का पुनरुद्भव होता है कनिष्क के काल में। लेकिन ऐसा नहीं था कि कनिष्क से पहले मूर्ति कला नहीं थी, कनिष्क के पहले भी मूर्तियों का निर्माण होता था। जैसे अगर हम मौर्य काल की बात करें बच्चों, तो आप देखिए मौर्य काल जो कनिष्क के काल से पहले आता है, तो मौर्य काल में आप अगर अशोक के स्तंभों को देख लीजिए तो अशोक के स्तंभों पर मूर्तियों का निर्माण दिखाई देता है कि नहीं भाई? 4 सिंह बने होते हैं, ठीक। 4 सिंह के साथ साथ अगर आप देखिए तो स्तंभ पर जहां सिंह विराजमान है, सिंह के नीचे 4 जानवर प्रतीक रूप में बनाए गए हैं। 4 जानवरों में क्या क्या है? आपका घोड़ा है, बैल है, सिंह है, हाथी, 4 जानवर बने हुए हैं। तो इसके नीचे, चारों सिंह के नीचे जो है आपका घोड़ा बना हुआ रहता है। घोड़ा है, हाथी है, बैल है और सिंह है। ये 4 जानवर क्रम से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आप अगर देखेंगे, ये मान लीजिए ये स्तंभ है बच्चों, और ये स्तंभ जो है आपका इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ जो पोर्शन है इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सिंह बना हुआ है, यहाँ पर सब सिंह बने 4 चारों तरफ मुंह करके। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये और ये पोर्शन, यहाँ पर 4 जानवर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये 4 जानवर जो बनाए गए हैं वो चारों दिशाओं में इस चक्र को पूरी तरह घुमाते हुए दिखाए गए हैं। यानी इनका जो प्रतीक है वो इस बात का प्रतीक है कि पूरे ब्रह्मांड को ये क्या कर रहे हैं? टर्न करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक। ये 4 जो जानवर बने हैं आप जानते हैं इनके अलग अलग प्रतीक हैं। ये 4 जानवर यहाँ पर बनाए गए हैं और इनका अलग अलग प्रतिबिंब है। आप जानते हैं कि जो चारों दिशाओं में ये सिंह जो विराजमान किए गए हैं मूर्ति के रूप में, ये अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। चारों दिशाओं में ये अशोक की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। और इसी तरह इन जानवरों का भी अपना एक प्रतीक है। जैसे आप कहा जाता है जो घोड़ा है, घोड़ा ये पश्चिम दिशा में निर्मित किया गया है, ये पश्चिम दिशा का प्रतीक है,
ठीक। और इसका अगर प्रतीक की बात करें तो आप जानते हैं कि घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना गया है। घोड़ा क्या है? बुद्ध के गृह त्याग। जब इन्होंने घर छोड़ा था तो कंथक जो घोड़ा था और सारथी चन्ना, उसी के माध्यम से इन्होंने घर छोड़ा था। तो घोड़ा जो है इनके गृह त्याग का क्या है? प्रतीक है। और अगर बैल की हम बात करें तो बैल जो है बच्चों, या हाथी की अगर बात करें तो हाथी जो है ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। जो इनकी मां थी महामाया के विषय में कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने क्या देखा? स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, और उसी को बुद्ध के गर्भ में आने का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। तो जो हाथी है ये पूर्व दिशा का प्रतीक है बच्चों। ये जो हाथी है ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना गया है। ठीक। तो हर जितने भी जानवरों का चिन्ह बना हुआ, जितने भी जानवरों की मूर्तियां बनी हैं, उनका अपना एक क्या है? एक प्रतीक है। माने एक कहीं न कहीं कल्पनात्मक तौर पर उनको एक प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे बैल जो है, बैल ये दक्षिण दिशा का प्रतीक माना गया है। ये बच्चों दक्षिण दिशा का प्रतीक माना गया है। और ये बुद्ध की राशि, चूंकि वृष राशि थी तो ये वृष राशि का प्रतीक है। ये किस राशि का प्रतीक है? ये वृष राशि का प्रतीक है। और सिंह जो है, जो सिंह है बच्चों, ये आपके जो है कौन सी दिशा बची है? पूर्व, हाँ उत्तर। ये उत्तर दिशा का प्रतीक है। ठीक है। और ये उत्तर दिशा में है। इसका जो प्रतीक है ये प्रतीक है ज्ञान का। अब देखिए जो चारों ऊपर शेर बने हैं, यहाँ पर ये जो शेर बना हुआ है, ठीक है, ये शेर जो है ये अशोक की शक्ति के प्रतीक है। चारों दिशा में अशोक की शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। और जो यहाँ पर शेर एक बना हुआ है यह जो है ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। तो ये दोनों अंतर है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अशोक के काल में भी मूर्तिकला बनती रही या मूर्तियों का निर्माण होता रहा। और यहाँ पर मूर्तिकला को आप देखेंगे मौर्य काल में तो राजकीय और लौकिक दो अलग अलग दिखाई देगी। यानी राजकीय नियंत्रण के अधीन जो मूर्तियां बनी हैं वो सामान्यतः पत्थरों की बनी है, लेकिन लौकिक कला यानी जो आम जन या आम नागरिकों के द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो लौकिक कला का प्रतिबिंब है। और उसमें देखेंगे तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां दिखाई देंगी। मौर्य काल में आप देखेंगे लोक कला के अंतर्गत, लोक कला माने लोगों की कला, यानी सामान्य जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित थे जिसको आप लोक कला कहते हैं, इस लोक कला के अंतर्गत आप देखेंगे तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनी हुई दिखाई देंगी। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। और दक्षिण भारत में भी इसका उल्लेख आता है। अगर आपसे कहा जाए कि वह पहला साहित्य कौन सा है, पहला लिटरेचर कौन सा है जिसमें यक्ष यक्षिणियों का उल्लेख आता है या यक्ष का उल्लेख आया है, तो वो है शिल्पाधिकारम। वो कौन सा ग्रंथ है बच्चों? शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम ये दक्षिण भारत का ग्रंथ है, शिल्पाधिकारम। ठीक। इसी ग्रंथ में पहली बार यक्ष या यक्षिणी का उल्लेख आया है। और जहां तक इनके मूर्ति निर्माण का प्रश्न है बच्चों, तो इनका मूर्ति सबसे पहले आपको मौर्य काल में निर्मित दिखाई देता है। तो यहाँ पर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मौर्य काल में बनी हुई हैं। इसमें जो मूर्तियां बनी हैं ये लोकल, जैसे गांव में आप देखते हैं कि गांव में बहुत सारे आज भी आपके लोकल देवी देवता होते हैं। किसान क्या करता है, अपने फसल का जब उत्पादन करता है तो उस फसल को ले जाकर उस लोकल देवता को पहले चढ़ाता है। ठीक। अलग अलग गांवों में अलग अलग उनके देवता होते हैं, ये उसी का प्रतीक है। ये क्षेत्रीय देवताओं के प्रतिबिंब हैं। इनका अनुसरण आप आगे देखेंगे मूर्ति निर्माण में किया जाएगा। इन्हीं यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति शैली से आगे आपकी मथुरा शैली का विकास होगा बच्चों। ठीक। तो कहा जाता है कि जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों के निर्माण की जो परंपरा थी या जो विशेषताएं थी वह आपको मथुरा कला में दिखाई देगी। तो ये मूर्तियां आपके मौर्य काल में बनी हुई पाई गई हैं। और इनको जहां से सुल्तानपुर, पटना, पाटलिपुत्र, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां से मौर्यकालीन लेयर से या मौर्य काल से प्रमाण हमको मिलते हैं। ठीक। इसमें जो यक्षिणी की मूर्ति आप देखेंगे बच्चों, चित्र होता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता आपको समझाना, लेकिन आप कल्पना करिए कि जो यक्षिणी की मूर्ति है वो कमर के नीचे संघाट पहने हुई है। संघाट पे जो है सलवटें पड़ी है। संघाट मतलब होता है धोती, आप कह सकते हो उसको धोती। और धोती पर सलवटें पड़ी हुई, सलवटे का मतलब होता है जैसे स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, साड़ी को आगे से फोल्ड करती हैं, उसे सलवट कहा जाता है। ठीक। और इनके जो वस्त्र हैं वो थोड़ा सा पतले हैं। ठीक है।
और आभूषणों का भी उपयोग किया गया है, यानी अलंकरण का भी उपयोग हुआ है इसमें, ठीक, ये अच्छे छड़ियों की मूर्तियों में। और हाँ इतना है, ये थोड़ा सा फूहड़ टाइप के हैं, फूहड़ मतलब भद्दी टाइप के हैं, मोटा दिखाया गया है इनको, ठीक है, थोड़ा सा इसमें सुंदरता का जो भाव है वो कम दिखता है, ठीक, और ये आपको मथुरा शैली में भी दिखेगा। तो मौर्य काल में जो मूर्ति निर्माण शैली की सबसे बड़ी खासियत रही वो ये रहा कि राजकीय नियंत्रण के अधीन भी मूर्तियां बनी और लोकल क्षेत्रों में यानी आम जनता के बीच भी मूर्ति निर्माण की परंपरा बनी रही। तो आम जनता के बीच जो मूर्तियां बनी बच्चों, उसमें दोनों स्वरूप दिखाई देता है, धार्मिक उद्देश्य से भी मूर्तियां बनी और खिलौने के उद्देश्य से भी बनाई गई। लेकिन राजकीय नियंत्रण के अधीन जो मूर्तियां बनी हैं वो मूलतः प्रस्तर से बनी हुई हैं और सामान्य रूप से उनका ज्यादा बहुतायत उपयोग जो है वो अशोक के स्तंभों पर, अशोक के अभिलेखों में हुआ है, ठीक। और आप देखेंगे चाहे वो रामपुरवा हो, चाहे वो लौरियार राज हो, चाहे वो चंपा जो आपका सारनाथ का हो, हर जगह आप देखेंगे तो कहीं बैल है, कहीं जो है आपका हाथी है, कहीं सिंह का मूर्ति बनाया गया है। और इन मूर्तियों को एक प्रतीकात्मक तौर पर अशोक के स्तंभों पर क्या किया गया है, लगाया गया है, ठीक। हाँ ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि इन मूर्तियों को अलग से बनाकर उस पर रखा नहीं गया है, ये एक एकास्मक पत्थर को छांट कर एक मूर्ति का आकार दिया गया है। जैसे मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? आज बच्चों स्पीड हमारी कुछ ज्यादा है क्या? नहीं थे आनंद जी, आनंद गौरव बेटा, ये बाद की बात है, ठीक है, थेरिगाथा में बाद में उल्लेख हुआ है। बच्चों बफरिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही क्या आपके क्लास में? बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही क्या? अभी तक मैं जो भी बताया क्या आप समझ रहे हैं बच्चों? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा बेटा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपनी संख्या को इंक्रीज करते रहिए, थोड़ा सा एक बार 60 के ऊपर कर दीजिए। चलिए मुकेश जी, कृतिपाल जी, प्रिया जी, ओके ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि नहीं स्पीड कहीं ज़्यादा तो नहीं है। चलिए तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मौर्यकाल को हम पहले भी शायद पढ़ाए हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अभी तक जो मैं पढ़ाया वो मैं पहले एक बार शायद पढ़ाया हूँ, ठीक, जहाँ तक मुझे मेमोराइज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा स्पीड कहीं ज़्यादा थी। लेकिन अब मैं आगे जो पढ़ाऊँगा वो अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, और वो है आपकी मथुरा कला शैली, ठीक है। चलिए सॉरी, मथुरा कला शैली नहीं, यानी मूर्ति निर्माण शैली, मूर्ति निर्माण शैली। मूर्ति निर्माण शैली। तो मूर्ति निर्माण शैली में बच्चों आपको 3 तरह की शैलियां दिखाई देती हैं, और इनका विकास जो है वो कुषाण काल में देखा गया है। इनका विकास कब देखा गया? कुषाण काल में देखा गया। यहां पर एक बात करिए, आपको मैं कोशिश करता हूं कि तीनों को एक साथ लेकर चलता हूं, ताकि आपको समानता और अंतर एकदम क्लियर होता चले कि किसकी क्या विशेषता थी, किसकी क्या विशेषता थी। इससे आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम देखते हैं गंधार कला। 3 मूर्ति शैलियां हैं। गंधार मूर्ति शैली, पहला बच्चों गंधार मूर्ति शैली, दूसरा है मथुरा मूर्ति शैली, और तीसरा अमरावती, ठीक है, अमरावती मूर्ति शैली। ये 3 मूर्ति शैलियां हैं। तो बच्चों ये 3 मूर्ति शैलियां हैं। देखिए कहा जाता है कि जो गंधार मूर्ति शैली है, इसका जो विकास है वह जो है यूनानी एवं
रोमन शैली के विकास से है। देखिए कहीं कहीं आप बच्चों पढ़े होंगे कि ये यूनानी शैली के विकास से है, या यूनानी शैली के प्रभाव से जिस मूर्तिकला शैली का जन्म हुआ उसे हम गंधार मूर्तिकला शैली कहते हैं। यानी भारत में निर्मित या भारत में विकसित वह मूर्तिकला शैली जिसमें यूनानी मूर्ति शैली या यूनानी मूर्ति निर्माण की विशेषताएं दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गंधार मूर्तिकला कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि इसमें केवल यूनानी शैली ही नहीं, यूनानी एवं रोमन दोनों, यूनानी एवं रोमन मूर्ति शैली से, यूनानी एवं रोमन मूर्तिकला, यूनानी एवं रोमन मूर्तिकला की विशेषताओं से, मूर्तिकला की विशेषताओं से विकसित भारत में जो मूर्ति निर्माण शैली है उसे हम क्या कहते हैं, गंधार मूर्तिकला शैली कहते हैं। ठीक, अब प्रश्न ये है कि यह मूर्तिकला शैली कहाँ विकसित होगी, कॉन्सेप्ट बताओ बच्चों, कहाँ विकसित होगी, सोच के बताओ। यह मूर्तिकला शैली का क्षेत्र कहाँ होगा, आप सोचिए कहाँ हो सकता है। मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए आप लोग, इतने दिन से पढ़ रहे हो, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कहाँ यह शैली विकसित हो सकती है। आंसर करो। प्रिया जी, मुकेश, नारायण, आशीष कांत, आनंद गौरव, आंसर करो, गांधार शैली कहाँ हो सकती है। शीला कुमारी, आपस में बातें करना बंद करो, पढ़ने बैठो तुम लोग। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। आंसर करो, कहां विकसित होगी ये, गंधार शैली का क्षेत्र कहां होगा। बफरिंग की प्रॉब्लम हो जा रही कहीं की। चलो अभी तक आंसर नहीं आया तुम लोगों का, चलिए मैं बता देता हूं। यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी जो गंधार क्षेत्र है, गंधार या पंजाब क्षेत्र, जो गंधार और पंजाब क्षेत्र है वहाँ पर यह शैली विकसित पाई गई है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अफगानिस्तान, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी अब मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक, अब आप समझो, आप लोग इतना मुझे पता चल गया कि अब आप लोग समझने लगे बच्चों। देखो सीधी सी बात है कि वह क्षेत्र ही गंधार मूर्तिकला शैली से प्रभावित होगा जहां पर पहले से यूनानियों का प्रभाव रहा है। ठीक, और आपको ये पता है कि सिकंदर ने जिन क्षेत्रों को जीता था उसके उत्तराधिकारियों ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार रखा है वहीं पर यूनानी संस्कृति का प्रसार देखा जाएगा, तो वहीं पर हमें गंधार कला शैली भी दिखेगी। यानी जो भारत का, यानी जो भूभाग कभी न कभी यूनानियों के प्रभाव में रहा है वहीं पर यह शैली हमें दिखाई देगी। तो वह क्षेत्र कौन सा है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, गांधार क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र। ठीक, आप उसे अगर आज के डेट में कहें तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है यह शैली हमें दिखाई देती है। ठीक, अब देखिए जहां तक बात मथुरा की आती है तो मथुरा शैली का विकास कैसे हुआ, एक एक करके चलते हैं। ठीक है, एक एक विशेषता को लेकर हम एक साथ चलते हैं बच्चों। जहां तक मथुरा शैली का विकास है तो ये अपनी क्षेत्रीय, यह क्षेत्रीय एवं स्वदेशी, क्षेत्रीय एवं स्वदेशी लक्षणों से विकसित हुई है, क्षेत्रीय एवं स्वदेशी लक्षणों से विकसित हुई है। ठीक, यानी जैसे अभी हमने बात किया ना कि यक्ष यक्षणियों की जो मूर्तियां बनी थी, जो लोकल देवताओं की मूर्तियां मौर्य काल में बनती थी, उन विशेषताओं को लेकर जो मूर्तिकला शैली विकसित हुई उसे कहा गया मथुरा मूर्तिकला शैली। उसे क्या कहा गया, मथुरा मूर्तिकला शैली। और जहां तक इनके क्षेत्र की बात है तो यह मथुरा मूर्तिकला शैली आपके मथुरा, शोख, कंकाली टीला जैसे क्षेत्रों में क्या थी, प्रचलित थी। तो इसका जो प्रचलन है वो मथुरा और शोख, ये भी वहीं सटा हुआ क्षेत्र है। कंकाली टीला, ये भी यहीं से आपकी जैन मूर्तियां पाई गई हैं, कंकाली टीला से। ठीक, इन क्षेत्रों में विकसित पाई गई। ठीक, अच्छा, दोनों की बात अगर हम करें, अगर गौर करो बच्चों, कोई भी कला, किसी भी कला का निर्माण या विकास हमेशा नगरों में ही देखा गया है। और यहाँ पर भी अगर दोनों शैलियों को आप देखिए तो
आपको ये याद होगा कि कुषाण के समय एक राजधानी क्या थी, पेशावर, एक राजधानी पेशावर थी उसकी, और एक राजधानी उसकी क्या थी, मथुरा। दोनों क्या हैं, राजधानी नगर हैं जहां पर इन मूर्तिकला शैलियों का विकास हो रहा है। तो ये चीजें एक आम चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए कि नगरों में या नगरीय क्षेत्रों में ही इस तरह के डेवलपमेंट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो वो चीजें हमें यहां पर दिख रही है। अब हम बात करते हैं, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा बच्चों, नोट करते चलिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं अमरावती मूर्तिकला शैली की बात करते हैं। तो कहा जाता है कि अमरावती मूर्तिकला शैली बच्चों जो है, ये देखिए इसकी विशेषता को देखते हैं। हाँ, अमरावती मूर्तिकला शैली की बात करें, देखो बच्चों ये भी स्वदेशी प्रभाव से ही विकसित हुई है, स्वदेशी प्रभाव से विकसित हुई है, ये स्वदेशी प्रभाव से विकसित हुई। और इसका क्षेत्र जो है वो कृष्णा नदी का क्षेत्र, कृष्णा नदी का क्षेत्र एवं नागार्जुन कोंडा का क्षेत्र, एवं नागार्जुन कोंडा का क्षेत्र। ठीक, इन क्षेत्रों में ये प्रचलन में थी। ठीक है, और अब हम क्रम से देखेंगे कि इन तीनों का निर्माण किन धातुओं के उपयोग से हुआ है, इन तीनों के निर्माण में किन किन चीज़ों का या किन किन धातुओं का उपयोग किया गया है, यानी इनका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए निर्माण पर आते हैं कि इनके निर्माण में किन चीज़ों का उपयोग किया गया है। आइए, तो पहले एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा, पहले गंधार होगा, फिर मथुरा होगा, फिर अमरावती होगा, ये तीन क्रम चलेंगे। तो पहले हम गंधार में देखते हैं, गंधार कला में। तो इस कला में मूर्ति नीले बलुआ पत्थर से बनी है। किस पत्थर से? नीले बलुआ पत्थर से। यानी यहां पर जो मूर्तियां बनी है बच्चों, गंधार मूर्तिकला शैली में जो मूर्तियां बनी हैं वो नीले बलुआ पत्थर, इसको एक नाम और दिया जाता है नीले घूसर बलुआ पत्थर। ठीक है, इसको एक नाम और दिया जाता है नीले घूसर बलुआ पत्थर से बनी हुई है। लेकिन इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि ये मूर्तिकला शैली जो विकसित हुई बच्चों, ये 200 BC से शुरुआत होती है। तो जो प्रारंभिक चरण है, यानी पहले जब जो गंधार शैली में जो मूर्तियां पहले बनी हुई हैं, यानी जो कुषाण काल में बनी हुई हैं खास तौर से, ठीक, यानी ईस्वी की बात करें तो वो सामान्य रूप से जो है नीले बलुआ घूसर पत्थर से बनी है। ठीक है, लेकिन जो मूर्तियां बाद में बनी, जैसे गुप्त काल में भी मूर्तियां बनी हैं, जो बाद में मूर्तियां बनी हैं गंधार शैली में बच्चों, ठीक है, वह मूर्तियां मिट्टी और प्लास्टर से बनाई गई हैं। कैसी बनी है? मिट्टी और प्लास्टर से। अच्छा, जो मिट्टी और प्लास्टर से बनी हुई हैं उनमें चिकनाहट जो है वो पहले की अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है भाई, आज भी आप देखो बच्चों, मकान बनता है तो जब आप प्लास्टर करवाते हो तो उसमें चिकनाहट आ जाती है, लेकिन अगर वही दीवार आपको हाथ से बनाना हो, मिट्टी को थोप थोप के बनाना हो, तो क्या वो चिकनाहट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो बाद में इसको ऐसे कर सकते हैं कि बाद में मिट्टी एवं प्लास्टर से बनी है, बाद में मिट्टी एवं प्लास्टर से बनी है, बाद में मिट्टी एवं प्लास्टर से बनी है। ठीक है, ये तो रही गंधार मूर्तिकला निर्माण। अब आगे देखिए, कहा जाता है जो मथुरा की मूर्तियां हैं बच्चों, मथुरा की मूर्तियां मथुरा शैली में चित्तीदार बलुआ
चित्तीदार बलुआ पत्थर से बनी है, चित्तीदार बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक, ये चित्तीदार बलुआ पत्थर से बनी है। और तीसरी अमरावती, अमरावती में संगमरमर का उपयोग किया गया है। यहाँ पर संगमरमर, संगमरमर पत्थर का उपयोग हुआ है, संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है। तो अमरावती जो है वहाँ पर संगमरमर का उपयोग हुआ बच्चों, और सफ़ेद संगमरमरों का उपयोग वहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये तीन माने तीनों के निर्माण का अंतर क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? बच्चों क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहो बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए कम से कम। आइए देखते हैं, अब बात करते हैं तीसरा, अगला अंतर क्या है। ठीक, तो जो गंधार शैली की मूर्तियां बनी है बच्चों, गंधार शैली की मूर्तियां जो है वो ग्रीक रोमन देवताओं से प्रभावित हैं। जैसे ग्रीक रोमन देवता होते थे या वहां के जो राजा होते थे, उस तरह का चरित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां की जो गंधार शैली की मूर्तियां हैं, गंधार शैली में, गंधार शैली में मूर्तियां ग्रीक देवताओं, जैसे अपोलो होते थे ना वहां के देवता, ग्रीक देवताओं एवं राजाओं, ग्रीक देवताओं एवं राजाओं की तरह है, ग्रीक देवताओं एवं राजाओं की तरह है। ठीक है, तो वहां यानी गंधार शैली में जो मूर्तियां बनी हैं उनमें जो है ग्रीक देवताओं, अपोलो देवता या जो वहां के राजा थे उनका चरित्र दिखाई देता है, यानी उस तरीके से दिखाया गया है। ठीक, तो सीधी सी बात, इसमें सजावट भी होगी। जबकि जो मथुरा शैली में मूर्तियां बनी हैं, मथुरा शैली में बनी मूर्तियां, इसमें हिंदू, जैन, हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्मों में बनाई गई हैं। और यहां पर जो मूर्तियां बनी हैं, यहां पर जो मूर्तियां बनी हैं बच्चों, कहा जाता है कि मथुरा शैली की मूर्तियां, ये हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों की मूर्तियां इसमें बनी हुई हैं। और इसमें जो मूर्तियां बनी हैं गंधार शैली में, वो सामान्यतः जो है उन पर ग्रीक देवताओं और राजाओं का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन ये मूर्तियां जो बनी हैं गंधार शैली में, ये केवल बुद्ध की मूर्तियां हैं इसमें, ये केवल बुद्ध की मूर्ति इसमें बनी है गंधार शैली में। जबकि मथुरा शैली में हिंदुओं की भी मूर्तियां हैं, जैन की भी मूर्तियां हैं और बौद्ध मूर्तियां भी बनाई गई हैं। यानी तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां मथुरा कला में बनी हैं, जबकि गंधार कला में केवल बुद्ध से संबंधित या बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अब जहां तक बात आती है इसकी अमरावती की, तो अमरावती शैली में भी केवल बुद्ध की मूर्तियां निर्मित हैं, केवल बुद्ध की मूर्तियां, यानी अमरावती शैली में भी केवल किसकी मूर्तियां हैं? बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। तो गंधार शैली और अमरावती शैली ये दोनों इस तरह से एक समान दिखाई दे रही बच्चों, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि दोनों में, यहां पर देखिए तो अमरावती शैली में भी और गंधार शैली में दोनों जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां ही केवल बनाई हैं, जबकि आपके मथुरा शैली में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से बनी हुई मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक, अब देखिए तीसरी अगला जो अंतर अगर देखें तो बात करते हैं कि भाई किसके अधीन ये मूर्तियां बनी, किसके अधीन? तो गंधार कला भी कुषाण राजाओं के अधीन बनी, गंधार कला का विकास कुषाण राजा के अधीन हुआ। मथुरा कला का भी किसके अधीन? कुषाणों के अधीन हुआ। मथुरा कला भी कुषाण राजा के अधीन विकसित हुई बच्चों, और आपकी जो है अमरावती कला ये सातवाहन राजाओं के अधीन विकसित हुई थी। ये अंतर आप ध्यान देखना कि जो अमरावती कला है वो किस राजा के अधीन या किस राजवंश के अधीन डेवलप हुई? सातवाहन वंश के अधीन। ठीक, तो कुषाण और
ये दो शैलियां कुषाणों के अधीन विकसित हुई और सातवाहन जो अमरावती शैली है वो सातवाहन राजाओं के अधीन विकसित हुई। ठीक, अब देखिए तीसरी चीज, अगली जो बात हम करें, इनमें विशेषताओं में क्या डिफरेंस दिखता है, इनकी विशेषताओं में क्या अंतर है। तो अगर हम गंधार शैली की बात करें, गंधार शैली की अगर हम बात करें बच्चों, गंधार मूर्तियां या गंधार मूर्तियां जो बनी हुई हैं, यह मूर्तियां, इन मूर्तियों की पहली जो विशेषता है, ये यथार्थवादी मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां जो बनी हैं यह यथार्थवादी एवं आदर्शवादी हैं। यह यथार्थवादी एवं आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी का मतलब है बच्चों, इन मूर्तियों से जो है व्यवहारिकता नहीं झलकेगी, व्यवहारिकता नहीं झलकेगी। ये आदर्श हैं। आदर्श माने इनको एक मॉडल के रूप में यूज किया गया, रोल मॉडल के रूप में। भाई इनमें जो अगर आदर्श स्वरूप है तो इसका मतलब मूर्तियां जो है वो कैसी होंगी, सजावटी प्रवृत्ति की होंगी। और ये दोनों विशेषताएं जो है, ये एक जो है रोमन शैली से प्रभावित है और एक जो है आपके यूनानी शैली से। तो जो ये आदर्शवादी और यथार्थवादी जो लक्षण लिए गए, ये रोमन और यूनानी शैली से अलग अलग लिए गए हैं। ठीक, अच्छा, इसमें जो आपकी मूर्तियां देखेंगे वो आध्यात्मिक मुद्रा में हैं। मूर्तियां कैसी हैं, वो आध्यात्मिक मुद्रा में हैं। आध्यात्मिक मुद्रा का मतलब होता है कि इसमें जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आध्यात्मिक यानी योग मुद्रा में बैठे हों जैसे। लेकिन इनकी जो आंखें हैं, इसमें अर्ध खुली हुई आंखें हैं। मुद्रा कैसी है भाई, आध्यात्मिक मुद्रा का मतलब कि ये योग मुद्रा में बैठे हैं, योग मुद्रा में है। और आंखें कैसी हैं, अर्ध निमीलित। अर्ध निमीलित मतलब अर्ध खुली हुई। आंखें कैसी हैं, अर्ध खुली हुई। ठीक, आधा खुली हुई आंखें हैं इसमें। ठीक, आधा खुली हुई हैं। और वो जो ओंठ हैं, इसमें ओंठ थोड़े से क्या हैं, चौड़े हैं। ठीक, आंखें जो है आधी बंद हैं, ओंठ थोड़े क्या हैं, चौड़े हैं। और सिर जो है, जो सिर है बच्चों, सिर पर जो है क्या है, घुघराले बाल हैं। सिर पर क्या है, घुघराले बाल हैं। सिर पर क्या है, घुघराले बाल हैं। ठीक, और घुघराले बाल के साथ साथ सिर पे जूड़ा बना हुआ, उभरा हुआ, जैसे लड़कियां बनाती है जूड़ा ना, उस तरह से जूड़ा बना हुआ है। ठीक है, सर पर जूड़ा बना है, सर पर जूड़ा बना है। अब देखो दूसरी चीज, वस्त्र जो है, जो वस्त्र है वो कैसा होगा। देखिए आदर्शवादी है तो आदर्शवादी का मतलब वस्त्र जो है वो महंगा होगा, वह जो है मोटा होगा। ठीक, तो वस्त्र यहां जो है वो कैसा है, मोटा है। वस्त्र मोटा है। वस्त्र कैसा है, मोटा है। ठीक है, और ओवरऑल इसमें सजावट का उपयोग भी किया गया है, यानी इसमें बुद्ध को सुंदर दिखाया गया है, क्योंकि ये आदर्शवादी शैली है। ठीक, ये आपके पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है और इसमें कहा जाता है कि बुद्ध को इस रूप में व्यक्त किया गया है जैसे बुद्ध क्या हो, सर्वज्ञ ज्ञानी हो, सर्वज्ञता का प्रतीक दिखा, माने उनको सब पता है। यानी इसमें जो बुद्ध का स्वरूप दिखाने का प्रयास किया गया है वो सर्वज्ञता वाला स्वरूप, यानी उस रूप में दिखाया गया है कि बुद्ध को सारी चीजें क्या है, पता है। यानी बुद्ध के सर्वज्ञता का स्वरूप, बुद्ध के सर्वज्ञता का स्वरूप, बुद्ध को सर्वज्ञता, बुद्ध को सर्वज्ञता के रूप में, बुद्ध को सर्वज्ञ। तो ये मुझे लगता है कि ये विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके रूप में, मथुरा शैली के रूप में। मथुरा शैली की क्या विशेषताएं हैं। ठीक, चलिए कुछ चीजें इनसे अंतर दिखेंगी गंधार शैली से। गंधार शैली से अंतर देखिए। देखिए कहा जाता है कि यहां पर जो मथुरा शैली में आइए, मथुरा शैली, मथुरा शैली में बच्चों क्या होगा, यहां पर जो चेहरा है, चेहरा मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए माने समझ रहे हैं,
चेहरा यहाँ कैसा है, मुस्कुराते हुए है, ठीक, यानी जैसे लगता है कि दुखों से मुक्त हैं, एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट कब होगी बच्चों, ये बताओ। बुद्ध ने 4 दर्शन किए थे ना, 4 अवस्थाएं देखी थी जब राजकुमार के रूप में भ्रमण पर निकले थे, और उसमें सबसे अच्छा दृश्य उनको कौन लगा था, सन्यासी का, जिसके चेहरे पे चमक थी, प्रसन्नता थी, क्योंकि वो सन्यासी था। तो इसका मतलब हुआ कि मथुरा निर्माण शैली में, मथुरा मूर्तिकला शैली में बुद्ध के जिस स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है वह बुद्ध का सन्यासी स्वरूप है, यानी बुद्ध के व्यवहारिक स्वरूप को, यानी जो बुद्ध थे उसी तरह दिखाया गया है। उसमें कल्पना नहीं है, उसमें आदर्श नहीं है, बात समझ रहे नहीं, उसमें व्यवहारिकता है, जैसे ही थे वैसे ही दिखाया गया। तो सन्यासी के रूप में दिखाया गया है, और अगर सन्यासी के रूप में दिखाया जाएगा तो वो दुखों से क्या होंगे, मुक्त होंगे, वो निर्वाण प्राप्त होंगे। तो उनके चेहरे पर क्या होगी, मुस्कुराहट होगी, चमक होगी। जैसे हमारे और आपके चेहरे पर बहुत टेंशन रहती है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा आपको पढ़ाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई शिकायत कर दो। आपके चेहरे पर इस बात की टेंशन रहती है कि परीक्षा पास होंगे कि नहीं पास होंगे, पैसा दिया है, फीस दिया है, बहुत टेंशन। जैसे अभी टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर आप कहीं फीस देके पढ़ते हो बच्चों तो वहां पर आपको टेंशन होगी कि नहीं होगी, बहुत टेंशन होगी। तो हमारा और आपका जो जीवन है वो इस तरह जो है टेंशन से, दुखों से कहीं न कहीं बोझिल है। क्यों? क्योंकि हम अभी गृहस्थ जीवन में हैं, हम सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर चल रहे हैं, हम संबंधों से मुक्त नहीं है। और जिस दिन हम संबंधों से मुक्त हो जाएंगे, हमारे साथ भी दुखों का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, दुखों की छटा जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो संबंधों से मुक्त हो जाइए, माया से मुक्त हो जाओगे, और माया से मुक्त मतलब दुखों से मुक्त। लेकिन उसके लिए संन्यास लेना पड़ेगा, तो कौन पढ़ाएगा आपका, कौन पढ़ोगे? तो बच्चों ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो संन्यास की बात छोड़ो, आगे बढ़ो। आइए, तो यहां पर चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराहट वाला होगा, और व्यवहारिक प्रदर्शन होगा। कैसा प्रदर्शन होगा, व्यवहारिक, बुद्ध का व्यवहारिक स्वरूप होगा। अब देखो सन्यासी हैं भाई, तो उनकी जो संघाटी होगी, संघाटी, जो संघाट जिसको पहने हुए हैं, संघाटी कैसी होगी, संघाटी बेहद पतली होगी, यानी गरीबी दिखनी चाहिए ना, गरीबी दिखनी चाहिए, बेहद क्या होगी, पतली होगी। कहा जाता है इतनी पतली है कि अंग भी झलकता है, ठीक है। और सुनो, जो चेहरा होगा, जो बच्चों चेहरा होगा, कहा जाता है कि चेहरा जो है एक तरह से हिष्ट पुष्ट दिखाया गया है, क्योंकि दुखों से मुक्त होता है तो आदमी पतला थोड़ी रहता है। जब आप टेंशन नहीं रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगी। शरीर कैसी है, हिष्ट पुष्ट है। शरीर कैसी है, हिष्ट पुष्ट है। हिष्ट पुष्ट मतलब तंदुरुस्त है। शरीर कैसी है, तंदुरुस्त है। और हाँ, एक सन्यासी के भेष में है, तो यानी पद्मासन मुद्रा में है। यहां पर किस मुद्रा में बैठे हैं, पद्मासन मुद्रा में, जहां आप दोनों हाथ पैर जोड़ के बैठते हैं, पद्मासन मुद्रा में विराजमान दिखाया गया बच्चों। पद्मासन मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज कहते हैं कि बालों की जहां तक बात है, तो बालों को यहां भी उभरा हुआ दिखाया गया है, लेकिन करली बाल नहीं है। करली माने घुघराले बाल नहीं है, घुघराले बाल गंधार शैली में है, यहाँ करली बाल नहीं है। अच्छा, मथुरा शैली में कुछ और मूर्तियां आपको दिखेंगी जो बाल विहीन है, जिनमें बाल नहीं है, लेकिन जहां बाल हैं वह भी उभरे हुए हैं। वह भी कैसे हैं, उभरे हुए, यानी जूड़ेदार, उभरे हुए हैं, जूड़ेदार, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर पीपीटी से पढ़ाना होता तो और आनंद आता, क्योंकि वहां पर चित्र आपको दिखता, फिगर दिखता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप मेंस क्लास से जुड़ते हैं तो वहां पर आपको बाकी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी वहां पर, ठीक है। यहाँ पर जो डाउट है, चलिए अब अमरावती की बात करते हैं, अमरावती शैली की। तो अमरावती शैली की जो मूर्तियां बनी हैं बच्चों, ठीक है, वो मूर्तियां जो है कहा जाता है कि एक तरह से कथात्मक रूप में है। कथात्मक रूप माने क्या होता है, चलिए मथुरा शैली, अमरावती शैली को अलग से देखते हैं। कथात्मक रूप क्या होता है, कथात्मक रूप होता है कि जैसे मान लो आप लोग बैठे, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, हम अपने मुंह से ओरल आपको कुछ बता रहे हैं, यानी जैसे कथा कह रहे हैं। तो कहने का मतलब से बुद्ध जो है अपने भिक्षुओं को जब कोई कहानी या कुछ बताते थे तो उसी को कथात्मक कला कहा गया। तो जो अमरावती की जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वो मूर्तियां सामान्यतः इस रूप में दिखाई गई हैं कि जैसे बुद्ध बैठकर कोई वचन दे रहे हों, कोई कथा, कोई कहानी कह रहे हों, ठीक है। तो इसकी अमरावती कला की जो विशेषता, पहली बच्चों, अमरावती कला, टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है।
फटाफट नोट कर लो आप लोग, लाइक एंड शेयर करते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि अमरावती कला की पहली विशेषता, ये मूर्तियां कैसी हैं, कथात्मक रूप में हैं। मूर्तियां कैसी हैं, कथात्मक रूप में, कथात्मक रूप में मूर्तियां हैं, ठीक है। किस रूप में है, कथात्मक रूप में है। अब देखिए कहा जाता है कि ये जो मूर्तियां बनी हैं, इनमें अधिकतम जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियां बच्चों, बुद्ध के जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। एवं जातक कथाओं से, जातक कथा यानी जो इनके पूर्व जन्मों की कहानी है, जातक कथा से संबंधित है, जातक कथा से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ सकता है कि किस कला शैली में बुद्ध के जीवन से या उनकी जातक कथाओं से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, इसमें बुद्ध को मानव एवं पशु, बुद्ध को बच्चों मानव एवं पशु दोनों रूपों में दिखाया गया है। बुद्ध को मानव एवं पशु दोनों रूपों में दिखाया गया है। मानव एवं पशु दोनों रूपों में दिखाया गया है, ठीक है। यह था जातक कथा से संबंधित, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए, कम से कम आप लोग, आपकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। पंकज जी, प्रिया जी, अजय जी, बेटा थोड़ा सा अपनी संख्या बढ़ाते रहिए आप लोग जो है। नहीं, घर में रह के संन्यास नहीं धारण कर सकते बच्चा, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमने आपकी मूर्तिकला शैली बताने की कोशिश की बच्चों, और जहां तक जो है अभी इसमें और भी चीजें बात करना था हमको, जैसे जो आपके कहा जाता है कि बुद्ध के, इसमें अभी और भी बाकी चीजें करनी थी। कहा जाता है बुद्ध के जो मूर्तियां बनी हैं वो 10 रूपों में बनी हैं, यानी जिनको मुद्रा कहा जाता है। बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं वो 10 मुद्राओं में बनी है बच्चों, ठीक है। तो उसकी चर्चा आगे कर लिया जाएगा क्लास में। और जैसा कि हम आपको एक बार फिर से सूचना दे दें कि हमारी क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स जो है 4 बजे उसकी टाइमिंग है बच्चों। हाँ, एक चीज और बताना है, ठीक, आज स्पेशल क्लास, फ्री क्लास है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? आज 3 बजे स्पेशल फ्री क्लास है प्लस चैनल पर बच्चों, यूपीएससी सीएससी चैनल पर, वहां पर जाकर आप लोग जरूर जुड़िए। आज आपकी क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्वितीय विश्व युद्ध का राजनैतिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर वहां पर आया हूं, तो वहां पर आप लोग जरूर जुड़िए। अभी मेरी सूचना पूरी सुन लीजिए, भागिए मत आप लोग, ठीक है। तो वो फ्री क्लास है, ठीक। और कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक, ये स्पेशल क्लासें हैं। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस के सेक्शन को मैं लेकर आया हूं, ठीक। तो ये स्पेशल क्लासें होंगी 3 बजे, और जो 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है कल से, वो कंप्लीट कोर्स होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो वहां पर आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, और 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन को आप लोग प्रीफर दीजिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों। फीस जो है आपकी 1 ईयर की वो 44,000 है, और 2 ईयर की 64,000। अगर आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और तब फीस आपकी माइनस होकर 39,600 और 57,600 हो जाएगा, ठीक। और अंत में मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए बेल आइकन दबाकर, और लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, ताकि हमारा और आपका जो समूह है वो बढ़ता रहे, हमारा परिवार बड़ा होता रहे। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास समाप्त करता हूं, और 3 बजे मिलते हैं स्पेशल क्लास में, ठीक है। स्पेशल क्लास 3 बजे है आपकी जो है, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मेंस की क्लास है। तो वहां पर आप लोग जरूर उपस्थित होइएगा, ठीक है। 3 बजे यूपीएससी सीएससी चैनल प्लस पर बच्चों।